नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। इनसाइड पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश की सियासत में आखिर क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में जिस तरह की चीज़ें पिछले एक हफ्ते में हुई हैं, उसके क्या सियासी मायने हैं। आखिर क्यों बड़े नेता, दिग्गज नेता भोपाल आकर बैठकें कर रहे हैं, क्यों तमाम कद्दावर नेता अलग अलग समय पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थिति आई कि मध्य प्रदेश में एक सुगबुगाहट तेज हो गई कि क्या मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है। विपक्ष ताके हुए बैठा है, एकदम तके हुए बैठा है कि आखिर बीजेपी में क्या चल रहा है। लेकिन उससे ज़्यादा विपक्ष को खुद के संगठन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत के वो तमाम दिग्गज, बीजेपी के तमाम दिग्गज, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब आखिर क्यों, किन परिस्थितियों में दिल्ली में कुछ बैठकें होती हैं जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री रहते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर भी बात होती है। लेकिन जब भी पब्लिक के सामने या फिर यूं कहें कि मीडिया के सामने आते हैं तो वो उसे एक औपचारिक बैठक कहते हैं। प्रहलाद पटेल पिछले दिनों जिस तरह से भोपाल में बैठकें कर रहे थे, कैलाश विजयवर्गीय उनसे मिलने गए। उसके पहले पिछले हफ्ते जब कैलाश विजयवर्गीय आए थे तो मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। फिर उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय सीधे तौर पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मिलने गए, गृह मंत्री हैं। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी और बीजेपी की सरकार बनी थी तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नरोत्तम मिश्रा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि वो संकट मोचन है। उनसे मिलने गए, भूपेंद्र सिंह मिलने गए। इस बीच में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रभात झा की मीटिंग होती है, प्रभात झा से मिलते हैं। इन सब ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पर इसलिए सबकी निगाहें गई, ये इसलिए फ्रंट लाइन में आया क्योंकि अचानक ऐसी कौन सी परिस्थितियां हुई कि तमाम दिग्गज नेता, चाहे सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह हो, मुख्यमंत्री से बैठक होती है, उसके बाद नरोत्तम मिश्रा से मिलते हैं, अरविंद भदौरिया की बैठक होती है, प्रभात झा से मिलते हैं, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश से जब दिल्ली में चर्चा होती है तब नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय तमाम दिग्गज इकट्ठा होते हैं। दिल्ली में वीडी शर्मा से मुलाकात होती है, वीडी शर्मा शिवराज सिंह चौहान से मिलते हैं। ये जो एक्टिव हुए हैं नेता, अचानक से ये जो बैठकों का दौर शुरू हुआ, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आनन फानन में जो ये बैठकें हो रही हैं कि घंटे राय मशवरा हो रहा है, जैसे नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर पहुंचना कैलाश विजयवर्गीय का, उसके बाद प्रहलाद पटेल के भी बंगले पर पहले जा चुके हैं, ये चर्चा हो रही है। निकलकर ये भी कहा कि बंगाल में जो परिणाम आए हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में आकर। इसके साथ ही हकीकत जो है वो कुछ ऐसी है कि दमोह उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर निकलकर सामने आए हैं। कार्रवाई हुई, जयंत मलैया पर कार्रवाई हुई, उनके बेटे सिद्धार्थ मलैया पर कार्रवाई हुई। उसके बाद पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों ने नसीहत दे डाली। लेकिन वो हार जो है वो बीजेपी के लिए आगे आने वाले 4 सीटों के उपचुनाव, जिसमें 3 विधानसभा की सीटें हैं और 1 लोकसभा की सीट है, नंद कुमार चौहान के निधन के बाद खंडवा सीट खाली हुई है। इन 4 सीटों की कहीं ना कहीं रणनीति बन रही है। रणनीति इसलिए बन रही है क्योंकि कोविड का काल, सरकार पर तमाम आरोप और जिस तरह से विपक्ष सक्रिय हुआ, कमलनाथ खुद जिलों में जो दौरे कर रहे हैं और सीधे तौर पर जो दौरे के दौरान आरोप लगा रहे हैं, मौत के आंकड़े पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब उधर बीजेपी तमाम कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर शुरू कर चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कमलनाथ पर एफआईआर हुई, सीधी में कमलेश्वर पटेल पर एफआईआर हुई। मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि दमोह के बाद अब कहीं ना कहीं संगठन ये जानता है कि किसी भी तरह से आगे आने वाले उपचुनाव जीतने होंगे, क्योंकि फिर निकाय के भी चुनाव हैं। और अगर परिस्थितियां ऐसी ही रहीं और माहौल खराब होता रहा तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। संगठन मंत्री सुहास भगत को लेकर पिछले दिनों भी लिखा गया कि तमाम तरह की चर्चाएं थीं और अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, यानी कि कुछ बड़े फैसले भी हो सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ हैं, उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो तमाम रणनीतियों पर काम करते हैं, नरोत्तम मिश्रा हो गए, उसके अलावा भूपेंद्र सिंह, अरविंद भदौरिया, ये जो मीटिंग एक दूसरे से चल रही है, ये कहीं ना कहीं उस रणनीति का हिस्सा है कि अब मध्य प्रदेश में होने वाले 4 सीटों के उपचुनाव में जाना है। 4 सीटों में 2 सीटें जिसमें कांग्रेस के विधायक थे वो हैं जिनका निधन हुआ, और 1 सीट 2 सीटें जिसमें बीजेपी, जिसमें नंद कुमार चौहान
और विंध्य क्षेत्र के सतना जिले से रैगांव सीट, जहां से जुगल किशोर बागरी का निधन होने के बाद खाली हुई है। अब यहां पर पूरी रणनीतियों को बीजेपी फिर से उतारना शुरू कर रही है। बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी तरह से उपचुनाव अब जो होने वाले हैं, क्योंकि एक उपचुनाव का झटका, उसी के कारण ये बैठकें हो रही हैं कि तमाम जो असंतोष का माहौल निर्मित हुआ है, एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दमों में डेरा डाले हुए थे, लेकिन प्रत्याशी को जिता नहीं पाए। इसलिए इस दृष्टिकोण से, इस लिहाजे से भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या केंद्र के इशारे पर मध्य प्रदेश में कुछ बड़े मूलभूत परिवर्तन होने वाले हैं? ये सवाल तब तक खड़ा रहेगा जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकल कर आता, जब तक कोई आउटपुट नहीं निकल के आता कि वाकई ऐसी कोई तैयारियां हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी के केंद्र में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं, क्योंकि ये उपचुनाव बहुत कुछ निर्धारित करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, सबकी जो रणनीति है, सबकी जो भूमिका है, ये इन उपचुनावों के साथ ही तैयार होगी। उपचुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, 2 पर बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान की जो सीट है, उसको लेकर चर्चा है। कांग्रेस की ओर से ये चर्चा है कि वहां से फिर से एक बार अरुण यादव को चुनाव में उतारा जाएगा। लेकिन बाकी सीटों पर भी बीजेपी मंथन कर रही है। कारण सिर्फ ये है कि जिस तरह से दमों का परिणाम आया और जिस तरह से ये देखा गया कि बड़े मार्जिन से कांग्रेस कैंडिडेट चुनाव जीते वहाँ पर, उससे बीजेपी में अंदर ही अंदर तमाम चर्चाओं का बाजार शुरू हुआ है। कुछ परिवर्तन की बात होती है और साथ ही साथ प्रदेश की कार्यकारिणी को लेकर भी, जो कार्य समिति है प्रदेश की, उसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल इन बैठकों के क्या मायने हैं, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बहाने किसी बड़े परिवर्तन की ओर बीजेपी बढ़ रही हो, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले ये तमाम कोशिशें अब से शुरू हो गई हैं, क्योंकि सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कोरोना काल की चुनौती, उसके बाद अब तमाम रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी तमाम बड़ी चुनौतियां हैं और संगठन को साध कर सही मायने में सत्ता चला ले जाना, और जैसा पहले शिवराज सिंह चौहान करते आए हैं, क्या इस बार पूरी तरह से कर पाएंगे? इन सब सवालों पर ये बैठकें, अंतिम में अगर कोई परिणाम निकलता है इन बैठकों का, तो ये जवाब दे पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।